नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। अब जब झारखंड चुनाव का परिणाम आ गया है, तो सारे विश्लेषक उसके परिणाम पे हर तरह का मंथन कर रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं था कि इस तरह से इंडिया ब्लॉक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और एक ऐतिहासिक सरकार दोबारा झारखंड में देखने को मिलेगा। इस वक़्त झारखंड के परिणामों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीष जी। मनीष जी बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और अन्य इंग्लिश इंग्लिश समेत टीवी मीडिया समेत इनका बहुत लंबा अनुभव है। मनीष जी से हम जानना चाहेंगे कि झारखंड के चुनाव परिणाम पर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार अमित जी, न्यूज़ स्पिकल के दर्शकों को बधाई। एक नया चैनल लेकर के अमित जी अपने 2 दशकों से अधिक अनुभवों के साथ दर्शकों के पास आए हैं और झारखंड की राजनीति पर अमित जी ने अपना ये पहला प्रोग्राम उन्होंने करना तय किया है। अमित जी, झारखंड का जो चुनावी जनादेश आया है वो बहुत ही अप्रत्याशित है, क्योंकि पहली बार अगर हम देखें तो एक सरकार वहाँ पर रिपीट हुई है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। चौथी बार मुख्यमंत्री का शपथ भी ले चुके हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर था कि बांग्लादेशी वाले मुद्दे को भुनाया जाएगा झारखंड के चुनाव में, ध्रुवीकरण की राजनीति पर झारखंड के चुनाव को एक तरफा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धुआंधार प्रचार भी हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया, क्योंकि झारखंड की राजनीति इतनी आसान नहीं थी। और हमने देखा कि जयराम महतो, जिसे कि जिनको कि लोग काफ़ी प्यार से टाइगर महतो भी कहते हैं, उनका उद्भव हुआ झारखंड की राजनीति में। और कहीं न कहीं जयराम महतो के एक जोरदार झारखंड की राजनीति में एंट्री की वजह से जो सहयोगी दल था बीजेपी का आजसू, वो धराशायी हो गया। और जयराम महतो ने जो सेंधमारी करी है आजसू पार्टी के अंदर में, उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि वो कहीं न कहीं जेएमएम को फ़ायदा कर गया। और अप्रत्याशित रूप से जेएमएम के द्वारा जो इंडिया अलायंस है, उसकी जीत हुई। जबकि हम देख रहे हैं जो कांग्रेस घटक दल है इंडिया अलायंस का, उसका हरियाणा के चुनाव में भी हार हुआ, जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी बहुत ही खराब नतीजा रहा और महाराष्ट्र के चुनाव में तो बहुत ही शर्मनाक नतीजा रहा। लेकिन झारखंड में हम कहना चाहेंगे कि जयराम महतो ने इंडिया अलायंस की लाज बचा ली और इतनी बड़ी जीत हेमंत सोरेन को भेंट के रूप में दे दिया। जी अमित जी। मनीष जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 2 नाम कल्पना सोरेन और जयराम महतो, ये अप्रत्याशित रूप से झारखंड चुनाव के परिणाम आने के बाद पूरे नेशनल स्तर पर सभी लोग इन दोनों नामों का चर्चा कर रहे हैं। तो जेएमएम का लोगों का मानना है कि जेएमएम का भी जो मजबूती के साथ जो उनका नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, जो आज जो परिणाम देखने को मिल रहा है, तो इसमें कल्पना सोरेन बहुत उभर कर एक नेता बनकर आई हैं सामने और दूसरा जयराम महतो। इन दोनों फैक्टर के अलावा आपको और क्या लगता है, जो बीजेपी की हार की वजह हुई होगी? अमित जी, मैं इस पर थोड़ा-सा आपका समय लूँगा और आपसे रूबरू कराऊँगा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चिंतक राम माधव का, जो कि उनका जुड़ाव जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है और एक इंटेलेक्चुअल के रूप में वो जाने जाते हैं, बीजेपी के महासचिव भी रह रह चुके हैं और अभी हाल-फिलहाल में जम्मू और कश्मीर के चुनावी इंचार्ज भी थे बीजेपी के लिए। अब उन्होंने एक लेख लिखा है कि चुनावी राजनीति बीजेपी कैसे करती है। उसके बारे में उन्होंने व्याख्यान करते हुए कहा कि एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, जो कि जो भी चुनाव होते हैं उसका क्या आउटकम होगा उसको प्रभावित करता है। और बीजेपी के लिए जो कांस्टेंट है वो उन्होंने डिफाइन किया नेतृत्व। तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी हुआ करते थे, आज के तारीख में नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, तो वो उनका नेतृत्व हो गया। एक और कांस्टेंट हो गया पार्टी की आइडियोलॉजी, तो पार्टी की जो विचारधारा है दूसरा कांस्टेंट है। और तीसरा जो कांस्टेंट है वो काडर है।
आपका जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, संगठन की जो शक्ति है, ये तीनों मिलाकर के एक कांस्टेंट बनते हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए हर चुनाव में काम करता है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो व्याख्यान करते हैं कि आप चुनाव जिस भी चुनाव में जाते हैं, तो आप किनसे गठजोड़ करते हैं, आपके अलायंस पार्टनर क्या होते हैं, आप किन मुद्दों को उठाते हैं, ये सभी चीज़ें वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलाकर करके चुनाव के नतीजों को तय करता है। अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी का झारखंड के चुनाव में, तो कांस्टेंट तो नेतृत्व था, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था, अमित शाह का था केंद्र के स्तर पर, लेकिन राज्य के स्तर पर इस कांस्टेंट में कमी आ गई। क्योंकि जो राज्य स्तरीय नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं न कहीं अपने परिवार की जो का जो छत्रप था अपने-अपने जिलों में, उसको बचाने की होड़ में लगे रहे और कहीं न कहीं पार्टी की जो के लिए जो मेहनत करना था वो कर नहीं पाए। और दूसरा जो वेरिएबल अगर हम देखेंगे जो राम माधव कहते हैं, अगर उसी को हम झारखंड में अपनाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो अलायंस पार्टनर बीजेपी ने चुनाव आजसू के रूप में जिससे कि 2019 के इसमें उन्होंने गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा माँग रहे थे। लेकिन इस बार गठबंधन कर लिया और वो भी 10 सीट दे बैठे और ऐसे पार्टी को जिसको कि चैलेंज एक युवा नेता कर रहा था जयराम महतो के रूप में। और हमें ये भी मालूम है कि कई सारे केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी की तरफ से हैं, वो झारखंड चुनाव के 4 महीने पहले से जो फीडबैक ले रहे थे, झारखंड से संबंधित पत्रकारों से, उन लोगों ने आगाह किया था कि झारखंड में चुनावी परिदृश्य बदल रहा है और जो महतो कम्युनिटी का वोट बेस है, उसका एक नया नेता तैयार हो चुका है। तो आप एक बार निगाह डाल लें जयराम महतो के ऊपर। उन्होंने नोट भी किया था, लेकिन सुदेश महतो के साथ ही चले गए। तो ये जो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट में भी कमी आ गया और वेरिएबल में भी कमी आ गया। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने अपने ही जो उनका जो रूल बुक है, उसको ढंग से उन्होंने नहीं पढ़ा और उसी का नतीजा है कि चारों खाने वो चित हो गए झारखंड की राजनीति पर। जी, अमित जी। जब हम आज जब परिणाम पर झारखंड चुनाव के परिणाम पर जब हम ध्यान देंगे, तो जिस हिसाब से नतीजा सामने आया है, तो आप क्या मानते हैं कि जयराम महतो बड़ा हार का कारण बने बीजेपी के लिए कि उनका अंदरूनी अंदरूनी झगड़ा या उनका परिवारवाद या उनकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी रही? अमित जी, हम किसी एक विषय पर पूरा सारा जो है दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। कई सारे विषय मिल कर के एक हम कह सकते हैं कहानी को पूरा करता है। जो किताब है झारखंड चुनाव हारने का बीजेपी का, उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। जयराम महतो एक चैप्टर है, बीजेपी की अपनी अंदरूनी लड़ाई एक चैप्टर है, गलत मुद्दों पर दाँव खेलना एक अलग चैप्टर है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि 5-6 चैप्टर तो मोटा-मोटी निकल कर के बनते ही हैं। परिवारवाद, नेपोटिज़्म, अपने ही भाई-भतीजों को टिकट बाँटना, बीवियों को टिकट बाँटना, रिश्तेदारों को टिकट बाँटना, ये भी कार्यकर्ताओं को नाराज़ जो किया, जो कांस्टेंट राम माधव की बात कर रहे थे कि हमारा एक कांस्टेंट पार्टी का वर्कर है, जो संगठन की जो शक्ति है, आपने उस संगठन की शक्ति को ही कमज़ोर करने की कोशिश की, जिस तरह से आपने टिकट का बँटवारा करा। अब हमने खबरें देखा झारखंड के अखबारों में कि सभी पार्टियों को मिलाकर के करीबन 40 ऐसे उम्मीदवार थे, जिनका नाता या तो पूर्व के मुख्यमंत्री या पूर्व के मंत्रियों या अभी के मंत्री से था। तो इस तरह से जो खुल्लम-खुल्ला परिवारवाद की राजनीति में सम्मिलित भारतीय जनता पार्टी हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का जो विशेष जो कैरेक्टर है, उसके खिलाफ है और अपने ही संस्कार के खिलाफ जाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो भाई-भतीजावाद झारखंड की राजनीति में किया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के हार का। और कहीं न कहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 विषय लेकर के झारखंड के चुनावी मैदान में उतरे थे, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, जिसके ऊपर जिन 2 विषयों पर वो जेएमएम पर अटैक कर रहे थे, वो कहीं न कहीं वो तीर पलट कर के बीजेपी को ही घायल कर गया। मनीष जी, आप ही की बात में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि जयराम जो है, जयराम महतो, इनका कोई पॉलिटिकल विरासत नहीं था। इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था। ये एक नया छात्र नेता थे और वहाँ से इतना बड़ा वही झारखंड की जनता ने इनको इतना बड़ा समर्थन दिया। वहीं दूसरी ओर जो परिवारवाद के लोग थे, जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे
मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हो, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हो, या रघुवर दास की बहू, हालांकि वो तो जीत गई, उसके अलावा आप जितने भी परिवारवाद के जितने लोग खड़े हुए, उनको जनता का समर्थन नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। जबकि उनके पास ना तो रिसोर्स की कमी थी, उनके पास स्टार प्रचारक भी उस क्षेत्र में घूम रहे थे, उनका प्रचार भी महंगा था, उनका चुनाव भी महंगा था, उसके बावजूद वो अपने किला को बचा नहीं पाए। जबकि जयराम महतो एक जिनका कोई विरासत नहीं था, छात्र की राजनीति से निकल कर आए, 2 महीने पहले पार्टी बनाया था और 70 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे और कहीं न कहीं 3-4 जगह तो कड़े मुकाबले में नंबर 2 पे उनके उनके प्रत्याशी रुके और उसके अलावा 6 एक जगह ऐसा था जहाँ वो तीसरे नंबर पे रहे और कई जगह एनडीए के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। तो इससे तो साफ है कि अगर बीजेपी के नेता इससे कुछ सीखने को तैयार होंगे, तो ये तो साफ है कि परिवारवाद या आप बहुत पैसा लगाकर या आप बड़े स्टार प्रचारक को लगाकर जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। तो जब जयराम महतो आने वाले समय में वहाँ के बाकी जो बड़े केंद्रीय पार्टियां हैं या जो रीजनल पार्टी जो खास करके जेएमएम जो अच्छा शासन में भी है, तो परिवारवाद को लेके क्या उनको कोई शिक्षा मिलेगी आने वाले समय में? निश्चित रूप से अगर अगर वो शिक्षा ले पाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा, अगर नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और हम जानते हैं कि जो सबक नहीं सीखते हैं, वो कहीं न कहीं हाशिए पर चले जाते हैं और एक कालखंड के बाद उनका अस्तित्व खत्म भी हो जाता है। ये हमने इस चुनाव में भी देखा है और वही जनादेश का एक संदेश भी है कि परिवारवाद को छोड़ें और अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें, ज़मीनी राजनीति करें, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएँ। बीजेपी को ये भी याद रखना चाहिए कि उनके ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 1 लाख ऐसे लोगों को लेकर के राजनीति में आएँगे जिनका जिनका परिवार का कोई साठ-गाँठ राजनीति से रहा नहीं है पहले। तो उन मोदी जी की ही बात को याद कर लें और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएँगे। इसी में इनका भला होगा। परिवारवाद को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डायनास्टी के खिलाफ मोदी ने अपना इमेज बनाया है, बीजेपी ने अपना इमेज बनाया है। जो आपका जड़ है, अगर उस जड़ को आप काटने की कोशिश करेंगे, तब कहीं न कहीं एक बड़े हवा के झोंके आने से आप ज़मीन से कहीं न कहीं आपको गिरने का खतरा बढ़ सकता है आपके लिए। जी, अमित जी। जी, धन्यवाद मनीष जी। अच्छा लगा हम लोगों ने चर्चा किया। आगे भी हम लोग पूरे देश की राजनीतिक हालात पर नज़र बनाए रखेंगे और हर दिन कुछ एक नए वीडियो के साथ इस नए चैनल में हम दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी न्यूट्रल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिना बायसनेस के हम लोग दिखलाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार अमित जी।